देख रहे जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इलेक्शन कमीशन आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। आपको बता दें कि तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां बताया जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। यूपी में तीसरे या चौथे चरण में चुनाव संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में यूपी में तीसरे या चौथे चरण में चुनाव होने की संभावना है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। तो वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर लगभग 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जहां 6 से 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में यूपी में तीसरे या चौथे चरण में चुनाव होने संभव है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज दोपहर करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में उम्मीद यह है कि उत्तर प्रदेश में तीसरे या चौथे चरण में चुनाव होने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना संभव है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, माना जा रहा है कि आज चुनाव का ऐलान हो जाएगा और पूरे इसके साथ ही पूरे भारत में चुनाव के लिए तैयारियां में पार्टियां जुट जाएंगी। ऐलान होने के बाद ये भी माना जा रहा है कि जो पार्टियां हैं, जो मेजर पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो और या फिर कांग्रेस, इनकी तरफ से जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो 2 से 3 दिन में पूरी तरह से जारी हो जाएंगी, क्योंकि चुनाव में इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी ने तारीखों के ऐलान से पहले, मतलब चुनाव के सिर्फ तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ, उसके पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसमें अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई लिस्ट ऐसी नहीं आई है, मेजर लिस्ट नहीं आई है जिसमें मंथन किया जा सके। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से कल एक लिस्ट जरूर आई 7 प्रत्याशियों की, जो जरूर थोड़ी सी चौंकाने वाली थी। इस लिस्ट में एक खास बात यह थी कि बिजनौर से यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। अब यहाँ पर जो लड़ाई है बिजनौर में, वो आरएलडी वर्सेस समाजवादी पार्टी देखने को मिलेगी। आरएलडी पुरानी सहयोगी रही है समाजवादी पार्टी की, लेकिन यहाँ पर कल समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। अब वहां पर भाजपा और समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं, बल्कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी की ही लड़ाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक सीट है नगीना, जहां पर मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। नगीना के लिए कहा जा रहा था कि यहां पर चंद्रशेखर आजाद को प्रत्याशी बनाया जाएगा और उनके लिए गठबंधन में जगह रखी जाएगी, लेकिन फिलहाल वहां समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो इससे तस्वीर साफ हो गई है कि चंद्रशेखर रावण अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा अलीगढ़ है, अलीगढ़ से ब्रजेंद्र सिंह को उतारा है। अलीगढ़ से वो जगह है जहां पर सत्यपाल मलिक को लेकर चर्चा थी और ये बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के जो एक्स गवर्नर हैं उनको यहाँ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है, जिन्होंने पुलवामा अटैक पर सवाल खड़े किए थे और इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े किए थे और वहां पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। फिलहाल ये 3 ऐसे नाम थे जिनको लेकर जरूर चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। दूसरी तरफ चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो पुलिस महकमे की तरफ से लगभग पूरी हो चुकी हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की जो जरूरत थी वो पहले ही जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां से हो चुकी हैं। 3 साल से ज्यादा पुलिसकर्मियों को एक जिले में न रहने की जो कवायद है वो पहले ही उत्तर प्रदेश में उसको ट्रांसफर पोस्टिंग का जो तरीका था उसको अपनाया जा चुका है। फिलहाल चुनाव की जो तैयारियां हैं वो उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है। अब जो वक्त है, अगर आज चुनाव का ऐलान होता है तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में पहले ही चुनावी बिगुल फूंक चुका है। अब यहाँ पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा राजनाथ सिंह के दौरे देखने को मिलेंगे। लेकिन कल एक टीएमसी को भी सीट दी गई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भदोही की एक सीट ललितेश प्रदीप त्रिपाठी को सौंपी गई है। वहां पर गठबंधन के हिस्से में ममता बनर्जी की पार्टी भी आ चुकी है। ऐसे में ममता बनर्जी भी अब उत्तर प्रदेश में दमक दिखाने आएंगी। लेकिन सवाल जरूर ये खड़ा हुआ है कि जब ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रही होंगी और उन्होंने अपने प्रदेश यानी कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अपना सहयोगी नहीं बनाया है, ऐसे में वो प्रचार किसका करेंगी? सिर्फ अपने प्रत्याशी का करेंगी या फिर समाजवादी पार्टी का करेंगी? और गठबंधन का करेंगे तो फिर कांग्रेस को अपने राज्य में सीटें क्यों नहीं दी? तो फिलहाल गठबंधन में कई भी असमंजस है देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में बसपा के लिए स्पेस रखा गया था, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशियों की लगातार लिस्ट जारी की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब तस्वीर साफ हो गई है कि अब बसपा की एंट्री इस गठबंधन में नहीं होनी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियां प्रस्तावित हो सकती हैं। समन्वय बैठक हो चुकी है पहले ही। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ कई रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर थोड़ा सा असमंजस जरूर है कि क्या उनको भी सहयोगी बनाया जाएगा, क्या वो भी साथ में आएंगे, इसको लेकर भी चर्चा का दौर जारी है। बिल्कुल, तो लौटेंगे आपके पास सैयद मोहम्मद आमिर और सुभाष गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े। सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अगर बात की जाए प्रयागराज की, तो किस तरह से चुनावी तैयारियां हैं? जी जागृति, बता दें अगर प्रयागराज की बात करी जाए तो प्रयागराज की हवाओं पहले से ही राजनीति पूरी तरह से घुल चुकी है, क्योंकि आज अगर प्रेस वार्ता हो जाती है चुनाव की तो उसके बाद सारी पार्टी अपने पूरे दम खम लगा देंगी। और अगर बात करी जाए प्रयागराज की संसदीय सीट की, तो फूलपुर से जो सीट का इतिहास रहा है वो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट रही है और हमेशा इलाहाबाद संसदीय सीट पर सपा का वर्चस्व रहा है। 1984 में अमिताभ वहां से लड़े थे चुनाव, जिसके बाद से लगातार समाजवादी का उस पर हक रहा है। मगर इस बार गठबंधन के कारण जो सीटें हैं, इलाहाबाद सांसदीय सीट जिस पर सपा का कब्जा था वो कांग्रेस के खाते में चली गई और जो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट फूलपुर थी जिससे बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद भी सांसद रहे और जवाहरलाल नेहरू ने भी वहां से चुनाव लड़ा, वो समाजवादी पार्टी के खाते में। तो इस बार ये गठबंधन जो है वो भी देखने में बड़ा दिलचस्प रहेगा। और बात करी जाए अगर भाजपा की भी, तो भाजपा से इलाहाबाद सांसदीय सीट पर जो रीता बहुगुणा जोशी सांसद है वर्तमान में, मगर कैबिनेट मंत्री नंदी की पत्नी जो 2 बार महापौर भी रह चुकी है अभिलाषा नंदी गुप्ता, अभी हाल ही में एक मीटिंग में नंदी जी की उसमें भी देखने को मिला था कार्यकर्ताओं में मांग थी कि इस बार अभिलाषा जी को टिकट दिया जाए और इलाहाबाद सांसदीय सीट से उनको लड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं भाजपा में 2 गुट इस चीज के दिखे हैं। और इस बार जो राजनीति और चुनाव की बात अगर करी जाए प्रयागराज में, बहुत ही दिलचस्प होगा। जी जागृति। बिल्कुल सुभाष, अगर आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो आज से फाइनल काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और इस बार लड़ाई इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए। बता दूं मैं कि गोरखपुर की बात आपकी जहां तक करें कि गोरखपुर की जो है यहाँ गोरखनाथ मंदिर का हमेशा दबदबा रहा है। लगभग 3 से 4 दशकों तक जो है गोरखनाथ मंदिर यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मठ, जहाँ पे वो जो है उनके गुरु और उनके गुरु के गुरु जो है लगातार जो है यहाँ राजनीति से जो है प्रेरित रहते थे और उनके गुरु जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु थे वो पहले यहाँ पे सांसद हुआ करते थे और उनके बाद जो है लगभग जो है आज 20 से 25 साल हो गए जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर के प्रतिनिधित्व करते थे। इसके बाद आपको बता दें कि 2017 में जो है यहाँ पे एक उठापटक हुआ और यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जो उपचुनाव था उसमें जो है यहाँ से प्रवीण निषाद जो है बाजी मार गए थे और उसके बाद से लगातार जो है फिर मंदिर के हाथ में चला गया और रवि किशन अभी पिछली बार जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इस बार फिर रवि किशन को टिकट दिया गया है। गोरखपुर में लगभग 2 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पे बांसगांव क्षेत्र है और गोरखपुर सदर है। तो यहाँ पे जो है भाजपा ने दोनों सीटों को रिपीट कर दी है, यानी कि जो सदर सीट है उसको रवि किशन को पुनः टिकट मिल गया है। वहीं सांसद जो कमलेश पासवान के बांसगांव क्षेत्र से उनको दोबारा टिकट मिल गया है। और इसी तरीके से आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस से गठबंधन है इस समय, समाजवादी पार्टी जो है काजल निषाद जो फिल्म अभिनेत्री है उनके ऊपर जो है फिर दांव जो है खेला हुआ है। आपको बता दें कि काजल निषाद इसके पहले 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, यानी कि एक बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है और यहाँ पे मेयर का भी चुनाव लड़ चुकी है, जबकि दोनों चुनाव वो हार गई थी, लेकिन काफी जो है वोटों का अंतराल काफी कम था। तो कहीं ना कहीं जो ये निषाद बाहुल क्षेत्र है गोरखपुर
निषादों का ज्यादा दबदबा है। इसको लेकर जो है काजल निषाद के समाजवादी पार्टी जो है इस बार दांव फिर लगा रही है कि काजल निषाद हो सकता है कि इस बार सीट निकाल लें। तो पूरी देखने वाली बात होगी कि यहाँ का जो दिलचस्प चुनाव होगा, रवि किशन बनाम काजल निषाद जो दोनों की जो फिल्म क्षेत्र से आते हैं और दोनों जो है फिल्म में महारत हासिल किए हैं, दोनों भोजपुरी के कलाकार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इस बार जो गोरखपुर सदर सीट है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। तौकीर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि इस बार लड़ाई जो है वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया है, क्या उसी मजबूती के साथ इस बार इंडिया गठबंधन भी मैदान में है? देखिए, एनडीए की बात की जाए तो उन्होंने अभी 29 ऐसे प्रत्याशी हैं जिस पर अभी घोषणा नहीं की है, ऐसी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इसका मतलब साफ है कि वहां पर मंथन जारी है और ये माना जा रहा है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होंगे जो सांसद होंगे जिनका टिकट कट जाएगा। ऐसे में अब वहां पर नए चेहरों को लाने की कवायद है। कई ऐसे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो वहां पर बगावती सुर में रहे या फिर उनके सहयोगी उनके परिवार के लोग दूसरे पार्टी में जा चुके हैं, जिसमें रीता बहुगुणा जोशी हैं, इलाहाबाद से सांसद हैं। इसके अलावा आपकी वरुण गांधी हैं, पीलीभीत के सांसद हैं, मेनका गांधी हैं, सुल्तानपुर से सांसद हैं, और इसके अलावा जो बदायूं से सांसद है संघमित्र मौर्य, वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। ये ऐसे नाम हैं जो इस बार माना जा रहा है इनके टिकट कटना कंफर्म है, क्योंकि ये सभी लोग सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं, अपनी ही सरकार पर, या फिर इनके परिवार के लोग अन्य दलों में शामिल हो गए हैं। जिसमें से बदायूं की जो सांसद है संघमित्रा मौर्य, उनके जो पिता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर रहते हैं, और इसके अलावा वो समाजवादी पार्टी के साथ भी चले गए थे। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बदायूं से दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा, और इसी तरह से वरुण गांधी और मेनका गांधी, इन दोनों को लेकर भी चर्चा है कि ये दोनों भी भारतीय जनता पार्टी का दामन इस बार छोड़ सकते हैं। और रीता बहुगुणा जोशी के जो बेटे हैं मयंक जोशी, वो पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इस बार दोबारा इनको मौका नहीं मिलना है। इसी तरह से कई और चेहरे हैं जिनको लेकर रिपोर्ट कार्ड जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, वहां पर उनको बहुत अच्छे नंबर्स नहीं मिले हैं। ये माना जा रहा है कि अब उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, नए चेहरों को लाया जाएगा। कई फिल्म से जुड़ी हस्तियां हो सकती हैं, कुछ क्रिकेटर हो सकते हैं जिनको दोबारा इस बार मौका मिलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 80 लोकसभा सीटों का ये प्रदेश है, यहाँ से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। वैसे में उत्तर प्रदेश में जो नारा दिया गया है 80 में 80, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी पार लगाएगी। लेकिन गठबंधन की बात की जाए तो अभी कुछ सहयोगी और इसमें शामिल होने के अभी संकेत दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर रावण जैसे नाम है जिनको शायद मनाने की या कुछ उनको जगह बनाने की कोशिश की जा सकती है एक बार फिर। तो अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार करना होगा, इसके बाद उलटफेर के नतीजे जरूर सामने आएंगे। बिल्कुल, मेरठ से हमारे सहयोगी सरफराज भी हमारे साथ के। सरफराज, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अलग अलग जगहों पर चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ही जिस तरीके से वहां पर तैयारियों का जो दौर है वो पहले से ही शुरू हो चुका है, ऐसे में उम्मीद है कि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। मेरठ में फिलहाल क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं अलग अलग पार्टियों की? देखिए, बिल्कुल जिस दिन का इंतजार था आखिर पर वो दिन आज आ गया है, और आज 3 बजे जो चुनाव आयोग है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद तमाम जो शेड्यूल है चुनाव का वो डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। मेरठ की अगर बात करें तो तमाम पार्टियां इस तैयारी में जुटी गई हैं, और हालांकि अभी तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि मेरठ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना अभी कैंडिडेट किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी और जो बसपा है उन्होंने अपना प्रत्याशी जरूर मैदान में जो उतार दिया है। ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि क्या जमीनी हकीकत है, लेकिन मेरठ में जो दूसरा दल है उन्होंने अपनी कमर कस ली है, और सभी लोग की नजर जो है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की उस पर नजर टिकी हुई है। और कहीं ना कहीं उनकी तैयारी है कि जिस तरीके से शेड्यूल आएगा तो उसी हिसाब से वो तैयारी करेंगे। और ऐसे में जो अन्य पार्टी है जो भी उनकी तैयारियां हैं, जैसे जो भी लोकर्पण और अन्य जो कार्यक्रम है, उनको कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द निपटा दिया जाए, क्योंकि अब आचार संहिता भी जो है आज कहीं ना कहीं इसका ऐलान हो जाएगा। तो जो तैयारी है वो पूरे जोर शोर से चल रही है मेरठ में भी। जी बिल्कुल, सैयद आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से तौकीर ने जिक्र करा कि आज चुनावी तारीखों का अगर ऐलान होता है तो उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्या प्रयागराज में भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि सभी पार्टियां इसी कवायद में कि हर तरह से एक तरफ जो इंडिया गठबंधन का कहना है कि इस बार पूरी मजबूती के साथ बीजेपी को सत्ता से हटाना है, तो वहीं बीजेपी भी इस बार
80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रही है। जी, जैसे कि बीजेपी ने आपने बात करी कि 80 पे 80 सीटों का दावा किया है, मगर सबसे बड़ी बात यह भी कि हाल ही में अभी एमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता जो है फरहान है, उन्होंने कल बयान भी जारी किया था और हमने दिखाया भी था प्रमुखता से, क्योंकि जिस तरह से 80 पे 80 सीट का दावा किया है तो एमआईएम को जिस तरह से गठबंधन में आना चाह रही थी एमआईएम को गठबंधन में नहीं लिया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी के जो मुस्लिम वोट है उसको तो एमआईएम इफेक्ट करेगा। साथ ही एमआईएम ने यह भी कहा कि अगर भाजपा जीत रही है तो उसकी वजह दो ये युवक हैं जो कि अखिलेश और राहुल को बुद्धिहीन और नेत्रहीन भी बताया था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान एमआईएम पहुंचाएगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इलाहाबाद में जो अभी सीटों की घोषणा होनी है वो अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, और जैसे ही अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो इसमें जो चेहरे होंगे वो कहीं ना कहीं इधर से उधर जरूर होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ लोग इस आस में बैठे कि अगर समाजवादी से उनको टिकट मिल जाता तो समाजवादी से गठबंधन से लड़ेंगे, उनकी बातें चर्चा चल रही भाजपा में। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे चेहरे जो इधर उलटफेर बहुत बड़ी तादाद से देखने को मिलेगी। जी जागृति, बिल्कुल। सुभाष, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सैयद ने भी जिक्र करा कि एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन में जगह मिलती तो शायद इंडिया गठबंधन को थोड़ा फायदा हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि गठबंधन में जगह नहीं दी गई है तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट्स है, फिर चाहे कांग्रेस की बात की जाए या सपा की, उनके मुस्लिम वोट्स इफेक्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल जागृति, जहां तक की गोरखपुर की बात है तो गोरखपुर में हमेशा जो है जो मुस्लिम वोटर रहे हैं वो ज्यादातर जो है उनका झुकाव समाजवादी पार्टी में ही रहा है। तो जो लगातार आज से 3 से 4 दशक तक जो लगातार हम देखते चले आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की तरफ है वो मुस्लिम का जो है मुस्लिमों की जो है उनकी तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। तो कहीं ना कहीं जो एमआईएम के जो यहाँ वोटर हैं, पिछली बार वहाँ गोरखपुर से भी उन्होंने चुनाव लड़ाया था लेकिन उनको काफी कम वोट मिला था और उसके आधार पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। तो कहीं ना कहीं से जो है जो समाजवादी पार्टी है उससे मुस्लिमों की पकड़ ज्यादा दिखती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुरादाबाद को 513 करोड़ की वो सौगात देंगे। इसके अलावा 112 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 167 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय का शिलान्यास होना है। रामपुर को 610 करोड़ की सौगात देंगे, तो वहीं 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 2 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान वो करोड़ों की सौगात भी देंगे। मुरादाबाद को 513 करोड़ की सौगात देंगे सीएम। साथ ही वो 112 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय का वो शिलान्यास करेंगे। 167 करोड़ की लागत से बनकर ये विश्वविद्यालय तैयार हुआ है। रामपुर को 610 करोड़ की सौगात देंगे सीएम। तो 84 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 2 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी ने जारी की नई लिस्ट, 7 उम्मीदवारों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की। इस दौरान भदोही सीट से टीएमसी को जगह दी गई है। बिजनौर से यशवीर सिंह सपा उम्मीदवार मैदान में होंगे। नगीना से मनोज कुमार को टिकट मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां समाजवादी पार्टी ने 7 नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जहां नगीना से मनोज कुमार को टिकट मिला है, तो वहीं बिजनौर से यशवीर सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि भदोही सीट टीएमसी को दी गई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।